DJ Moral Stories। बहुत पुरानी बात है जब छुआछूत की भावना चरम सीमा पर थी। इस समय अशोकपुर नामक एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा का नाम विक्रम प्रताप था। वैसे तो महाराज विक्रम एक न्यायप्रिय राजा थे और उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु वो अपने राज्य में हो रही छुआछूत की भावना को खत्म नहीं कर पाए थे। अब ठंडियों का मौसम था और इस बार ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। लोग शाम होते ही अपने घरों में कंबल, स्वेटर, रजाइयां ओढ़कर सो जाया करती थी। एक दिन की बात है, कालू अपने घर में सो रहा था। तभी सुबह सुबह अचानक उसे ठंड महसूस हुई। उसने जब उठकर देखा तो उसके सारे कंबल और गर्म कपड़े गायब हो चुके थे। कालू चकित रह गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे मीनू, जरा देखो तो हमारे सारे कंबल और गर्म कपड़े अचानक कहाँ गायब हो गए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी काफी देर से ठंड लग रही है, लेकिन जब हम सोए थे तब तो हमारी सारी रजाइयां और कंबल यहीं पर थे और अचानक से ये कहाँ गायब हो गए जी। देखो मीनू, ये खिड़की खुली हुई है। इसका मतलब है कि कोई चोर इन रजाई और कंबलों को चुराकर भाग गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अब जैसे तैसे सुबह तक इंतजार करते हैं, उसके बाद गांव में पता करेंगे कि आखिर कौन कर रहा है ये रजाई और कंबल की चोरी। इसके बाद सुबह हुई। कालू बाहर निकला तो गांव के चौराहे पर कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। अरे भैया सुना, कुछ लोगों के घर से रात को कंबल और रजाइयाँ चोरी हो गई है और साथ में सारे गर्म कपड़े भी चोरी हो गए। हाँ भैया, ना जाने कौन सा चोर है जिसे इतनी ठंड लग रही है कि लोगों के घरों से इतने सारे कंबल और गर्म कपड़े चुरा लिए। कालू सारी बातें सुन रहा था, तभी वो बोला, अरे भैया, आप सही कह रहे हो, मेरे घर से भी रजाइयाँ और सारे कंबल गायब हो गए। हाँ कालू भाई, तुम्हें तो बड़ी परेशानी हो गई होगी ना। ठीक है, मेरे घर से एक रजाई तुम ले जाना। कालू उनके घर से एक रजाई उठा लाया। रात हुई, ठंड काफी बढ़ गई और वो एक रजाई काफी नहीं थी, इसलिए कालू ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और फिर सभी सो गए। अगले दिन जब कालू और मीनू सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गांव में बड़ा शोर शराबा मचा हुआ था। वो दोनों बाहर निकले तो पता चला कि आज भी चोर ने कई लोगों के घरों से कंबल, रजाई और गर्म कपड़ों की चोरी की है। ये देखकर मीनू कालू से बोली, समझ नहीं आता ये कैसा चोर है। अगर इसे ठंड लग रही है और इस वजह से ये कंबल चुरा रहा है तो इतने सारे कंबल और रजाइयों की उसे क्या जरूरत है जो वो पूरे गांव से ये सब चोरी करता हुआ घूम रहा है। नास पीटा चोर कहीं का। हाँ मीनू, बात तो सही है। जिनके घर से कंबल, रजाइयां और स्वेटर चोरी हो रहे थे, अब उन्हें भी आग जलाकर रात बितानी पड़ रही थी। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और चोरियों का सिलसिला भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग गांव के सभी लोगों के घरों के कंबल और रजाइयां चोरी हो चुके थे। सभी लोग लगातार जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें जलाए जा रहे थे। इस पर गांव के सरपंच को इस बात की बहुत चिंता हुई। गांव का सरपंच अपने आप से इस बारे में विचार विमर्श करते हुए बोल पड़ा, समझ नहीं आ रहा, इतने कंबल कौन चोरी कर रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग जिस तरह से लकड़ी जला रहे हैं, बहुत जल्दी ही सारा जंगल खत्म हो जाएगा। मुझे इस बात की शिकायत राजा से करनी होगी। और यही सोचकर सरपंच राजा के दरबार में जा पहुंचा। आपकी जय हो महाराज, हमारे गांव में एक अजीब सी समस्या आ गई है। गांव में कोई कंबल चोर घुस गया है। उसने गांव के सभी कंबल, रजाइयां और गर्म कपड़े चुरा लिए हैं। इसीलिए गांव वालों के पास ठंड से बचने के लिए केवल आग का सहारा है और सभी गांव वाले जंगल से लगातार लकड़ियां काटकर उन्हें जलाकर अपनी रातें बिता रहे हैं। अगर इसी तरह जंगल कटते रहे तो सारा जंगल नष्ट हो जाएगा और अगर उन्हें काटने से रोक दिया गया तो गांव वाले बेचारे ठंड में मर जाएंगे। महाराज, कृपया इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। ठीक है सरपंच जी, मंत्री जी, जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि वो चोर कौन है जो इस कड़कती ठंड में लगातार सभी के गर्म कपड़े और कंबल चुरा रहा है और आखिर उसे इन गर्म कपड़े और कंबल की जरूरत क्यों है। जी महाराज, हम आज ही पता लगाते हैं। अगले दिन मंत्री जी ने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन चोर का कुछ अता पता ही नहीं चल पाया। फिर शाम को महाराज के दरबार में सरपंच जी के साथ
कुछ और लोग आ पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, उस चोर का कुछ पता चला क्या? नहीं सरपंच जी, उस चोर का कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज राजमहल से भी सारे कंबल और रजाइयां और साथ में गर्म कपड़े चोरी हो गए। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता है। वो लोग आपस में अभी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी राज दरबार में एक आदमी जो सूट बूट में दिखाई दे रहा था, वो अपने साथ बहुत सारे कंबल और रजाइयां और गर्म कपड़े लेकर राजा के दरबार में पेश हुआ और उन्हें दरबार में रखते हुए कहने लगा, महाराज, ये लीजिए राज्य के सारे कंबल, रजाइयां और गर्म कपड़े जो चोरी हुए थे, मैं उसे वापस ले आया हूँ। महाराज और महाराज के साथ सभी लोग उस आदमी को देखकर चकित रह गए और महाराज ने हैरान होते हुए पूछा, अरे तुम तो मोहन हो ना? ये सारे कंबल और रजाइयां क्या तुमने चुराए थे? तुम्हें तो मैंने गांव से निकाल दिया था, तुम इस गांव में वापस आ गए और वापस आकर कंबल चोरी कर रहे हो। जी महाराज, आपने मुझे बिना वजह इस गांव से निकाल दिया था। क्या आपको वो कारण याद है महाराज, जिस कारण आपने मुझे इस गांव से निकाला था? मोहन अपनी सोच में गुम हो जाता है। दरअसल मोहन उसी गांव के किनारे एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी करुणा और बेटे वीर के साथ रहा करता था। मोहन अछूत था और उस गांव में छुआछूत की भावना होने के कारण मोहन और उसके परिवार से कोई मतलब तक नहीं रखता था। एक दिन मोहन अपने बेटे के साथ कहीं से लौट रहा होता है, तभी सामने से आती हुई दो औरतें बोलती हैं, हे भगवान, सुबह सुबह इन अछूतों का मुंह देख लिया, अब तो सारा दिन खराब हो जाएगा। सही कहती हो बहन, चलो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। वीर को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और वो मोहन से बोला, पिताजी, गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? इसीलिए बेटा, क्योंकि हम अछूत हैं। पिताजी, ये अछूत क्या होता है? क्या अछूत इंसान नहीं होते? बेचारे मोहन के पास अपने बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने वीर की बात को टाल दिया और उदास मुंह बना लिया और अपने घर उसे लेकर आ गया। करुणा खाना लगाकर बोली, अजी घर में सब्जी ही नहीं थी, इसलिए मैंने आलू पका लिए हैं। क्या करूं करुणा, तुम्हें तो पता है कि गांव के बाजार में मुझे घुसने की भी इजाजत नहीं है। सोच रहा था कि जब बाजार खाली हो जाए तो किसी दुकान से कुछ सब्जियां खरीद लूं, लेकिन आज बाजार खाली ही नहीं हुआ, बाजार में भीड़ ही थी, इसीलिए मैं वापस आ गया। चलो आज तो यही खा लेते हैं। इसी तरह गांव वाले उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। गर्मियां बढ़ती जा रही थी और इसके साथ गांव में पानी की समस्या भी अपनी चरम सीमा पर थी। एक दिन की बात है, मोहन की पत्नी करुणा मोहन से बोलने लगी, अजी सुनते हैं, कुएं में पानी खत्म हो गया है, मुझे और वीर को बहुत प्यास लगी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तो किसी तरह खुद को संभाल लूंगी, लेकिन वीर तो अभी बच्चा है। हाँ करुणा, तुम सही कहती हो, हमारे कुएं में तो बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। मैं देखता हूँ, शायद गांव में कहीं से पानी मिल जाए। और ऐसा सोचकर मोहन अपने घर से बाहर निकला और उस कुएं पर गया जहां से गांव वाले पानी भरा करते थे। मोहन ने देखा कि आसपास कोई नहीं था, इसीलिए उसने बाल्टी उठाई और कुएं में डालने लगा। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डालनी चाहिए, तभी पीछे से एक आदमी ने उसे आवाज दी, अरे मोहन, ये तू क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है? तू गांव वालों के कुएं से पानी क्यों भर रहा है? नंदलाल भैया, मेरे कुएं में पानी खत्म हो गया है। मेरा बेटा और मेरी पत्नी बहुत प्यासे हैं। अपने कुएं से थोड़ा सा पानी मुझे दे दो ताकि मैं उनकी प्यास बुझा सकूं। बाद में मैं पानी का कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा। नहीं, हम तुझे ये पानी छूने की आज्ञा नहीं दे सकते। अगर तूने ये पानी छू लिया तो ये पानी भी अछूत हो जाएगा और फिर हम में से कोई भी ये पानी नहीं पी सकेगा। तू यहाँ से चला जा और दोबारा इस कुएं की तरफ पलट कर भी मत देखना। देखते ही देखते वहां कुछ और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लोग मोहन की तरफ गुस्से से देखने लगे। मोहन विवश होकर वहां से जाने लगा। मोहन जैसे ही जाने के लिए पलटा तो उसकी पत्नी और बेटा सामने खड़े थे। तभी मोहन का बेटा वीर बोला, पिताजी प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, देखिए ना मेरा गला सूख रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज माँ, पिताजी को बोलो ना कि मुझे पानी दे दो प्लीज। मोहन अपने बेटे की हालत देखकर बहुत भावुक हो जाता है और तेजी से आगे बढ़कर बाल्टी को कुएं में डालने लगता है। लेकिन जैसे ही मोहन ने कुएं में बाल्टी डाली, सभी गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और वहां से उठाकर दूर फेंक दिया।
इसके बाद सभी गांव वालों ने मोहन को बहुत पीटा। तभी नंदलाल बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम लोग अछूत हो। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, मेरा बेटा प्यास से मर जाएगा। थोड़ा सा पानी दे दीजिए। सरपंच जी आप तो कुछ कहिए, बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तुम लोग जियो या मरो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम एक अछूत को अपने कुएं से पानी नहीं पीने दे सकते। जाओ यहाँ से और दोबारा हमारे गांव की तरफ कभी पलट कर मत देखना। मोहन मजबूर होकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस राज्य के महाराज के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर महाराज ने उत्तर दिया, गांव वालों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम अछूत हो, तुम्हें कौन अपने कुएं से पानी देगा? अगर तुम्हारा कुआं सूख गया था तो तुम दूसरा कुआं खोदो। लेकिन महाराज मैं अकेला भला दूसरा कुआं कैसे खोद सकता हूँ? गांव में कोई भी कुआं खोदने में मेरी मदद नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम दूसरा कुआं नहीं खोद सकते हो तो तुम्हें इस गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज ये इंसाफ नहीं है। आप तो राजा है, आपको इंसाफ करना चाहिए। बिना किसी कसूर के मुझे इस गांव से मत निकालिए महाराज। मुझसे ज्यादा बातें करता है। मंत्री जी, इसे कारागार में डाल दो। महाराज अगर इसे कारागार में डाल दिया तो कारागार भी दूषित हो जाएगी। आप इसे इस गांव से जाने के लिए कह दीजिए। अंत में मजबूर होकर मोहन अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है और जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगता है और पास के ही तालाब से पानी पीने लगता है। अपनी रोजी चलाने के लिए मोहन जंगल की लकड़ियों को काटकर दूसरे गांव में बेचा करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन को एक बढ़ई मिलता है और वो मोहन से कहता है, देखो लकड़हारा, मैं एक बढ़ई हूँ और मेरे पास लकड़ियों का बहुत बड़ा काम है। तुम इतनी दूर दूर गांव में लकड़ियाँ बेचते हो, ऐसा करो कि तुम ये सारी लकड़ियाँ मुझे ही दे दिया करो। इसके बाद मोहन ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे करके मोहन की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसने अपना काफी अच्छा घर बना लिया और लकड़ियों का एक टाल खोल लिया जहाँ से उससे बहुत सारे बढ़ई लकड़ियाँ ले जाया करते। इसके बाद मोहन ने सोचा, मेरा जीवन तो अब बहुत अच्छा हो गया है। भगवान की दया से मेरे पास पैसा भी बहुत आ गया है। परंतु मेरे गांव वालों ने मेरे साथ जो किया, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। इसके बाद मोहन ने प्लान बनाया और सारे कंबल और रजाइयों और गर्म कपड़ों की चोरी कर ली। मोहन अपनी कहानी सुना रहा था और उसकी कहानी राजा के साथ सभी दरबारी भी ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद मोहन बोला, महाराज अब ये सारे कंबल मैंने चोरी कर लिए थे, तो मैं तो अछूत हूँ, तो क्या आप लोग ठंड से बचने के लिए अब इन कंबलों को वापस नहीं लेंगे? क्योंकि अब ये सारे कंबल तो अछूत हो गए हैं। राजा और सभी दरबारी मोहन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। राजा ने मोहन से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। साथ ही गांव वालों ने भी मोहन से माफी मांगी और फिर राजा ने उस गांव से छुआछूत को हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब मोहन पूरी इज्जत के साथ उस गांव में वापस आया और अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुकून भरा जीवन जीने लगा। मोहन के बेटे वीर ने बड़े होकर छुआछूत के विरुद्ध बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये समाज जितना भी प्रगति कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ पिछड़े हिस्सों में आज भी छुआछूत को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं? हमें गरीब पर बारिश का कहर। बारिश के सैलाब ने हर तरफ तहलका मचा रखा था। नदी नाले पानी से भर चुके थे और पूरा सोनगढ़ बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुका था। आधा गांव पानी में डूब चुका था और आधा अपने अपनों से अलग हो गया था। ये कहानी इसी बारिश के कहर से लड़ती हुई राधा की है। आपदा प्रबंधन के बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से आधे गांव वालों को बचाया होता है, जिनमें से एक 9 बरस की राधा भी होती है। राधा अन्य बचे हुए गांव वासियों के साथ पहाड़ी इलाके पर सुरक्षित स्थल में होती है। माँ, पापा, मेरे माँ पापा। तभी एक अधिकारी आकर राधा से पूछता है, क्या हुआ बेटा, आप इतना रो क्यों रही हो? आपके माँ पापा कहीं वो बाढ़ में आपसे अलग तो नहीं हो गए? हाँ साहब, मेरे माँ पापा मुझसे अलग हो गए हैं। अब पता नहीं मैं उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढूंगी। घबराओ मत बेटा, अगर तुम्हारे माँ पापा बाढ़ में बच गए होंगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो माफ करना, लेकिन
उनका स्वर्गवास हो गया होगा। नहीं। बेचारी राधा, उसका अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसके दादा दादी का भी कुछ साल पहले निधन हो गया था। राधा अपने माता पिता को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। थक हार कर राधा एक रात सड़क पर ही सोती है, लेकिन कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है और राधा पूरी भीग जाती है। अरे नहीं, बारिश आ गई। राधा बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी में चली जाती है और वो उसी झोपड़ी में रहने लगती है। हालांकि उस झोपड़ी में भी पानी भरा हुआ होता है, लेकिन राधा जैसे तैसे उस पर घास और लकड़ियां डालकर एक छोटा सा खटिया बना लेती है। अगले कुछ दिनों तक मुझे इसी झोपड़ी में रहना होगा। सैलाब के कारण हमारा गांव तो बर्बाद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और मैं हर मुश्किल का, हर चुनौती का डट कर सामना करूंगी। 1 से 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के लौटने के इंतजार के बाद राधा अपने मन को मना लेती है कि उसके माँ पापा अब इस दुनिया से रुखसत ले चुके हैं। वो अपना गुजर बसर करने के लिए काम ढूंढती है। उसे एक जगह पर काम मिलता है। वो काम खाना बनाने का और झाड़ू पोछा लगाने का होता है। ओए करमजली, ये क्या कछुए की तरह हाथ चला रही है? मशीन की तरह स्पीड बढ़ा अपनी और ठीक से साफ कर मेरा घर। जी मालकिन। छोटी सी राधा अब बारिश से बचते हुए रोजाना काम पर जाती है। वो पैसे जुटाकर अपनी स्कूल की फीस भी भरती है और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है। एक दिन अचानक से काम करते वक्त उसके हाथों से मालकिन का एक महंगा शोपीस गिरकर टूट जाता है, जिससे मालकिन का खून खौल उठता है। ये तूने क्या कर दिया नासपीटी? अरे अपनी आंखें कहीं गिरवी रखाई है क्या, जो तुझे ये इतना महंगा शोपीस नजर नहीं आया? विदेश से लाया था इसे। पता भी है ये कितने रुपए का था? पूरे 50,000। 50,000 देखे भी हैं कभी? गरीब फटीचर कहीं की। निकल जा यहाँ से अपनी ये मनहूस शकल लेकर। लेकिन मालकिन, मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। गलती से हो या जाने अनजाने में हो, हुआ तो तुम्हारे इन पनौती हाथों से ही ना। मालकिन मुझे काम से मत निकालिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जाकर कहीं मर जा, लेकिन मुझे परेशान मत कर। मालकिन राधा को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और उस रात तो राधा की चप्पल भी टूट जाती है, जिस कारण उसे नंगे पांव ही बारिश में भीगते हुए अपनी झोपड़ी में जाना पड़ता है। हवाएं इतनी तेज और तूफानी होती है कि राधा की झोपड़ी की छत भी उड़ जाती है और बेचारी राधा रात भर भीगती ही रहती है। वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसके आंसुओं को उस बारिश में देखने और पोंछने वाला कोई नहीं होता। कहाँ चले गए आप माँ पापा, मुझे इस निर्दयी दुनिया में अकेला छोड़कर। राधा हिम्मत नहीं हारती और वो कूड़ा साफ करके पैसे कमाती है और शाम होते ही गांव की सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान पर नौकर का काम करती है। वो अब एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और राधा अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करती है और ट्रेन में सवार होकर शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने चली जाती है। शहर में आते ही वो चाय की टपरी के पास जाती है और तभी चाय वाले काका उससे पूछते हैं, ओ बिटिया, कहाँ जाना है थारा को? अट्टे शहर में नई लागरी से। जी काका, मुझे अपना एडमिशन कराना है विल्सन कॉलेज में। आपको पता है कि वो कॉलेज यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ देख लड्डो, वहाँ उस नुक्कड़ से सीधे और फिर आ जाएगा थारा विल्सन कॉलेज। धन्यवाद काका। राधा कॉलेज में अपना एडमिशन करवाकर चाय वाले काका के पास वापस आती है और चाय पीती है। चाय पीते पीते वो काका से कई देर तक बात करती है और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताती है। तभी
थारे साथ जो कुछ भी हुआ से और जिस तरह से तन्ने हिम्मत बांधी से जे देखण के बाद तो मारे को थारे पर घना गर्व होवे है। सुन छोरी, तन्ने काम की जरूरत से ना तो हमारे पास एक बढ़िया काम से तन्ने खाना बनाना तो आता ही होवेगा, तो थारे वास्ते हमारे पास एक काम से। ठीक है काका, मुझे तो कोई भी काम चलेगा, आखिर काम तो काम होता है। बूढ़े काका राधा को एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी अपने बेटे और बीवी के साथ रहता है। आदमी का नाम एसके होता है और उसकी बीवी का नाम मनोरमा होता है। उनका बेटा अंशु भी राधा की उम्र का ही होता है और सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो ये होती है कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी उसे अपने घर में काम पर रख लेता है। नमस्ते एसके साहब, मेरा नाम। हमें तुम्हारे नाम का अचार नहीं डालना है, चुपचाप काम पर लगो। और मुझे सफाई ऐसी चाहिए जिससे मेरा घर किसी शीश महल से कम ना लगे। मेरे मेकअप की सौगंध। मनोरमा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आते वक्त तुम्हारे लिए 3D मेकअप का किट लेता आऊंगा। हाँ, याद से लाना, ठीक है? तुम्हें तो पता ही है ना संजू कि तुम्हारे बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मेकअप से प्यार करती हूँ। मेरे मेकअप की सौगंध। राधा अब शहर में एक चॉल में रहने लगती है और साथ साथ अपना काम और अपनी पढ़ाई संभालती है। कॉलेज का और अपना खर्चा निकालने के लिए राधा को काम करना बहुत जरूरी होता है। गुजरते समय के साथ फर्स्ट ईयर पूरा हो जाता है और राधा पूरे कॉलेज में फर्स्ट आती है और अंशु सेकंड, जिस कारण एसके और मनोरमा को राधा से बहुत जलन होती है। एक नौकरानी मुझसे आगे निकल गई, मैं दूसरा कैसे आ सकता हूँ? अंशु बेटा, काम डाउन, तुम चिंता मत करो। सेकंड ईयर में कॉलेज में टॉप तो तुम ही करोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं उस राधा की बच्ची को काम में इतना फंसा दूंगी कि वो अपनी एग्जाम देने के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मेकअप की सौगंध। सेकंड ईयर की फाइनल एग्जाम के समय जानबूझकर मनोरमा बेचारी राधा को ज्यादा काम देती है और वो लोग उसे काम करते करते कमरे में बंद कर देते हैं। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे अपनी फाइनल एग्जाम देनी है। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। साहब, मैडम, कोई है? मनोरमा और एसके जानबूझकर राधा के रास्ते का रोड़ा बनते हैं, लेकिन राधा खिड़की तोड़कर भाग जाती है और अपनी एग्जाम देती है। वो फिर से दूसरे साल में टॉप करती है, जिसके बाद एसके और मनोरमा उसे खूब मारते हैं। मत मारिए, मत मारिए। खबरदार, अब तू कॉलेज गई तो। मनोरमा, इसे यहीं बंद रखो। है तो 2 टके की नौकरानी, पढ़ लिख कर कौन से झंडे गाड़ने वाली है क्या पता। और नहीं तो क्या, मेरे मेकअप की सौगंध। एसके और मनोरमा राधा पर बेरहमी से अत्याचार करते हैं, लेकिन एक दिन राधा उनके काम को छोड़कर शहर के दूसरे इलाके में चली जाती है। समय बीतते जाता है और राधा अब एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाती है और एसके और मनोरमा बूढ़े हो जाते हैं और अंशु और उसकी बीवी उन दोनों को घर के बाहर निकाल देते हैं। एक दिन शहर में जब भीषण धुआंधार बारिश हो रही होती है, तभी कार में सवार होकर उस पुराने इलाके से गुजरते समय राधा की नजर गड्ढे में गिरे हुए एसके और मनोरमा पर जाती है। वो उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालती है। एसके का खून बहुत बह चुका होता है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इस वक्त एसके के ब्लड ग्रुप का सैंपल मिलना बहुत मुश्किल है। आप में से किसी का AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? डॉक्टर, मेरा है। राधा एसके की जान बचाने के लिए अपना खून देती है और डॉक्टर देखते हैं राधा और एसके के ब्लड सैंपल मैच कर रहे हैं और उन दोनों का खून का रिश्ता है। राधा, आप तो एसके की सगी बेटी हो, ये कैसे हो सकता है? जबकि एसके का तो केवल एक ही बेटा है। क्या? राधा, तो तुम हो संजय की बेटी? संजय मतलब एसके का पूरा फुल फॉर्म संजय कपाड़िया है, यानी कि मेरे पापा।
एसके यानी संजय को होश आने के बाद राधा अपने पापा के पास जाती है और उनके गले लगती है। आज से 15 साल पहले जो बाप बेटी बारिश के कहर के कारण बिछड़े थे, आज फिर से एक हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वैसे अंशु मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन उसके लिए मैंने सब कुछ किया और उसने मुझे और मनोरमा को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन सार्थक हो गया। उस बाढ़ में तुम्हारी माँ तो नहीं बच पाई, लेकिन मैं बच गया और शहर में आकर पैसे वाला बन गया। मुझे हर रोज तुम्हारी याद आती थी बेटा। पापा। जिस बारिश ने दोनों को अलग किया था, वही उन्हें एक करती है। और उस दिन के बाद राधा अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ रहकर अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करती है। जमीन से बारिश का कहर। बलवंतपुर गांव में हर साल की तरह गर्मी के मौसम के अवसान के साथ ही बारिश का आगमन हो जाता है। लेकिन इस पौराणिक गांव की एक बड़ी ही खास एवं विचित्र बात ये है कि यहाँ पर कभी आसमान से बारिश नहीं बरसती। बरखा रानी यहाँ जमीन से बरसती है और हर तरफ बाढ़ जैसा मंजर बन जाता है। जून का महीना होता है और नौजवान राघव अपने घर पर आराम से सो रहा होता है। उसके परिवार के मौजूदा सदस्य, उसकी माँ त्रिवेणी, पिता शंकर और छोटी बहन निमकी भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी राघव अचानक से एक अजीब सा सपना देखता है, जिसमें हर तरफ जमीन से बारिश हो रही है और साथ ही वो एक राजकुमारी से शादी कर रहा है। राघव तुरंत अपनी आंखें खोलता है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। हर साल मुझे ही क्यों जमीन से बारिश होने के सपने दिखाई देते हैं? और वो राजकुमारी, वो विवाह का अजीब दृश्य, वो सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस सब का क्या संदेश है? ये सपना राघव को पहली बार नहीं दिखाई दिया था। हर साल बारिश के आने से पूर्व राघव को यही सपने आते हैं। राघव पानी पीने जाता है, तभी वो देखता है कि उसके घर में पानी भर रहा है। ये क्या? माई, बापू, छुटकी, उठो, बारिश हो रही है जमीन से। त्रिवेणी, शंकर और निमकी घबराते हुए झट से उठते हैं और वो लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि सभी गांव वासी यहाँ से वहाँ अपना बचाव करते हुए भाग रहे हैं और जमीन से तेज बारिश हो रही है। हर तरफ पानी भरने लगता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! राघव, हमें जल्द से जल्द पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। हाँ बापू। राघव और उसका परिवार तैरते हुए पहाड़ की ओर निकल पड़ता है और धीरे धीरे सभी गांव वासी पहाड़ पर चले जाते हैं। सुबह तक भीषण तूफान समान बारिश होती है और ये समाचार सुर्खियों में नजर आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस अलौकिक दृश्य को, ये सारे खेत डैमेज हो चुके हैं, पटरियों में पानी भर चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, पेड़ पौधे सब टूट चुके हैं। ये सब किसी तूफान या बाढ़ के सैलाब के कारण नहीं हुआ है, ये जमीन से हुई बारिश के कारण हुआ है। बलवंतपुर एक श्रापित गांव है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जमीन से होने वाली बारिश उसी श्राप का नतीजा है। भाई, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो स्वयं ऊपर वाला ही जाने। सभी गांव वाले सरपंच के पास पहुंचते हैं, लेकिन सरपंच भी किसी की मदद करने से इनकार कर देता है। अब गांव श्रापित है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ मूर्खों? श्राप को मिटाने के लिए हजारों बार पूजा पाठ किए गए हैं, लेकिन सब निष्फल ही रहा है। गांव के हर निवासी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो उस गांव को छोड़कर जाए भी तो कैसे, क्योंकि उन सभी का व्यवसाय और काम उसी गांव में जो था। राघव अपने परिवार को पिछली रात देखे हुए सपने के बारे में बताता है। भैया, ये आपका वहम होगा। और नहीं तो क्या, हर साल बस हमें बेवकूफ बनाता रहता है कि ये सपना आया, वो सपना आया। अरे अगर तुझे बारिश का सपना आता ही है तो तू सबको पहले ही सूचित कर दिया करना, क्यों नहीं करता? हाँ, नहीं तो।
राघव की बात कोई समझ नहीं पा रहा था। वो निरंतर उसी सोच में रहता है कि आखिर उस सपने के पीछे का राज क्या है। 2 दिन बाद फिर से उसे वैसा ही सपना आता है और वो तुरंत सबको सूचित करने जाता है कि उससे पहले ही पानी भरने लगता है और वो उस बहाव में अपने परिवार से अलग होने लगता है। बाबू, माई, छुटकी। राघव बहकर गांव के एक बहुत ही सुनसान इलाके में जा पहुंचता है। अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक जंगल में झाड़ियों के बीच पाता है। वो हड़बड़ा कर उठता है और यहाँ से वहाँ गांव जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। कोई है, कोई है। हे राम जी, ये मैं कहाँ पहुँच गया? पता नहीं गांव में सभी सुरक्षित होंगे या नहीं। मुझे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। तभी वहाँ पर चलते चलते राघव को एक महल जैसा दिखने वाला पुराना संग्रहालय दिखाई पड़ता है। ये संग्रहालय? ये तो काफी पुराना दिख रहा है। इसमें जरूर कोई ना कोई होगा। मैं उनके जरिए गांव का रास्ता जान सकता हूँ। हाँ, अंदर जाता हूँ। राघव उस संग्रहालय के अंदर जाता है और देखता है कि उस संग्रहालय में तो कोई नहीं है। केवल बड़ी बड़ी तस्वीरें और सारी पुरानी चीजें संभाल कर रखी हुई होती है। वो वहाँ राजकुमार तेज प्रताप और राजकुमारी इरावती की तस्वीर देखता है और तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसका सिर चकराने लगता है। राघव को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आने लगता है। राघव खुद राजकुमार तेज प्रताप का पुनर्जन्म रूप होता है। इसका मतलब ये है कि मैं ही हूँ तेज प्रताप सिंह। मुझे सब याद आ गया है। सब याद आ गया है मुझे। कैसे मैंने इरावती से शादी की थी और फिर वो दुष्ट जादूगर जिसे इरावती से प्रेम था, उसने पूरे पलवंतपुर को श्राप दे दिया कि ये बारिश केवल जमीन से होगी और एक दिन आएगा जब ये गांव बर्बाद हो जाएगा। और साथ ही उसने अपने जादू से इरावती और मुझे भी मार डाला था। राघव के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो तुरंत गांव के जादूगर जंबूरा के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। उसकी पूरी कहानी सुनकर जादूगर जंबूरा भौचक्का रह जाता है। क्या हुआ जादूगर जंबूरा? आप यूं अचानक स्तब्ध क्यों खड़े हो गए? बताइए ना, है कोई जादुई तोड़ जिससे मेरे गांव से ये जमीन से बारिश निकलने का श्राप हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा? राजकुमार तेज प्रताप, आपको मेरा प्रणाम। राजकुमार, इस गांव को सिर्फ आप ही बचा सकते हो, क्योंकि आप ही उस तिलिस्मी पत्थर को ला सकते हो, वो भी 100 साल पीछे जाकर। तिलिस्मी पत्थर? जैसे स्वयं राम जी ने पानी की लहरों को रोकने के लिए पानी में पत्थरों पर आशीर्वाद देकर छोड़ा था, वो पत्थर कभी डूब नहीं पाए। वैसे ही आपको 100 साल पहले जाकर राम मंदिर से वो पत्थर लाना है जिस पर भगवान श्री राम का नाम अंकित है, और वो पत्थर ही पूरे गांव को जमीन की बारिश से बचा सकता है। धन्यवाद जादूगर चंपूरा, लेकिन इस कलयुग में मैं 100 साल पहले कैसे जा पाऊंगा? मेरे जादू से ये नाचीज जादूगर जमीन से बारिश के कहर को तो नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको 100 साल पीछे अवश्य भेज सकता है। जंबूरा एक जादुई चक्र बनाता है जिसमें अपना कदम रखकर राघव सीधा 100 साल पहले चला जाता है और वो राम मंदिर में पहुंच जाता है, जहां उसे श्री राम की आवाज सुनाई देती है। राघव, यानी कि तेज प्रताप, अब समय आ गया है तुम्हारे गांव को उस 100 वर्ष पुराने श्राप से मुक्त करने का। इस पत्थर को ले जाओ। ये पत्थर है तो विशाल, लेकिन इसे तुम एक उंगली के बलबूते भी उठा सकते हो। इस एक पत्थर के हजारों टुकड़े होंगे और उसी प्रकार तुम गांव को बचा भी पाओगे। आपका लाख लाख धन्यवाद श्री राम जी। मैं तो आपको सुनकर धन्य हो गया। जय श्री राम। राघव राम जी की मूर्ति की आशीर्वाद लेकर फिर से 100 साल बाद के समय में आ जाता है, जहां वो देखता है कि भरी दोपहर में जमीन से बारिश हो रही है। वो जोर से बोलता है,
जय श्री राम। राघव जब उस पत्थर को पानी में छोड़ता है तो उसके हजारों छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उनसे एक मार्ग तैयार हो जाता है। और उस पत्थर के छोड़ते ही जमीन की बारिश रुक जाती है और पूरा गांव हाथ जोड़कर राम जी की प्रार्थना करते हुए उनका स्मरण करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गांव अब जमीन से बारिश के कहर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और तभी उसी समय 100 सालों में पहली बार बलवंतपुर में आसमान से बारिश होती है और ये दृश्य देख सभी भावुक हो जाते हैं और उस बारिश का लुत्फ उठाते हैं। सबके खेत और बाकी के व्यवसाय फिर से ठीक हो जाते हैं और बलवंतपुर खूब प्रगति करता है और सभी राघव यानी राजकुमार तेज प्रताप सिंह के पुनर्जन्म रूप का हमेशा आदर सम्मान करते हैं।